नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। और आज हम GS में इन्वायरमेंट की बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें, सब्सक्राइब कर सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक, आज हम GS में बात करते हैं इन्वायरमेंट में। चलिए, इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में हाथी, ठीक है ना, हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब? 1992। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं केरल में। फिर केरल के बाद कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल के बाद पाए जाते हैं तमिलनाडु में। फिर कहाँ पे पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। उसके बाद कहाँ पे पाए जाते हैं? उसके बाद हम बात करेंगे ना मित्रों, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं हाथी, ठीक है ना। तो ये सीरियल क्रम है, आप देख लीजिएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में। और हाथी परियोजना शुरुआत हुई थी 1992 में भारत में, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मौसमों का भाग, भाग नहीं मित्रों, ये बाग है, ठीक है ना, गार्डन हम जिसको बोलते हैं। ये बाग कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महरौली के समीप। पहले हम जानते हैं महरौली कहाँ पे पड़ता है। तो महरौली जो है ये भारत में पड़ता है, और भारत की राजधानी में कहाँ? ये दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना। दक्षिणी दिल्ली में महरौली के समीप ये 5 मौसमों का ये भाग है, ठीक, 5 मौसमों का बाग है, ठीक है ना, यह गार्डन है। ये 20 एकड़, ठीक है ना, 20 एकड़ के एरिया में इसको जो क्या किया गया, उगाया गया है और बसाया गया है। क्या? 5 मौसमों का बाग, ठीक। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से, जल की बात करता है, वाटर किस नदी से प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ये प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। पहले हम जानते हैं कि जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको बता दें, ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के कुमायूं में है, ठीक है ना मित्रों। उत्तराखंड के कुमायूं में ये स्थित है। क्या? रामगंगा नदी से ये जल अपना प्राप्त करता है। ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे स्थित है। चलिए, अच्छा हम बात करते हैं, जो हमारे पर्यटक लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्तराखंड घूमना पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर घूमना पसंद करते हैं। तो जो जितने भी जिम कार्बेट पार्क हैं, ठीक है ना, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या वन्य जीव विहार हैं, उनका जो सही समय होता है घूमने का, ठीक है ना, जो पर्यटक होते हैं घूमने का जो सही समय होता है वो होता है आपका नवंबर, और नवंबर से लेके मई तक, ठीक है ना। नवंबर से लेकर मई तक जो होता है वो सबसे अच्छा घूमने का समय होता है, जिसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में भी जो है पर्यटक जो घूमना चाहते हैं वो नवंबर से मई तक के ही बीच में घूम सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सिर्फ नवंबर से मई तक ही क्यों? देखिए, नवंबर के बाद आ जाता है जून, और जून में क्या स्टार्ट हो जाता है? बारिश, ठीक है ना। आपका लगभग लगभग 15 जून के बाद क्या हो जाता है? बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी वन्य जीव विहार होते हैं उनमें जो घूमने के जो रास्ते होते हैं, पक्की सड़कें नहीं होती अंदर, वो लगभग लगभग मिट्टी की ही सड़कें होती हैं। तो बारिश के समय में क्या होता है कि वो मिट्टी की जो सड़कें होती हैं उसमें गाड़ी के पहिए धंसने के डर होते हैं, जब या फंसने की, गाड़ी जो फंस सकती है उसमें। तो जब फंस जाएगी तो जो पर्यटक होंगे उनको उतर के धक्का लगाना पड़ेगा या फिर उतरना पड़ेगा। तो जैसे ही उस कार्बेट में या वन्य जीव विहार में उतरेंगे तो उनको खतरा हो जाएगा, उनके जान माल का खतरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, शेर, चीता, भालू, ये सब खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है ना। तो उनका खतरा, जान माल का खतरा हो जाता है। इसीलिए जो घूमने का परफेक्ट टाइम होता है नवंबर से मई तक। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग भी कहीं अगर जिम कार्बेट पार्क जाइएगा घूमने के लिए, या फिर कहीं भी वन्य जीव विहार जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो भी हैं जहाँ पे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, तो वहाँ का जो सही घूमने का समय होता है नवंबर से मई तक होता है, ठीक है ना। और ये स्पेशली उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, और दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट में ये अलग लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश मतलब मौसम के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे आप बात करते हैं हम तमिलनाडु में ठंडी में बारिश होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ठंडियों में पाबंदी होती है, वहाँ पे गर्मियों में जैसे हमारे यहाँ जून जुलाई में होता है, तो जून जुलाई में भी वहाँ पे खुले रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या है? चलिए बात करते हैं। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है?
चिनार। चलिए इसकी बात करते हैं, ये केरल में अवस्थित है चिनार वन्यजीव विहार, ठीक है ना। और पेरियार भी, पेरियार वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है, ये भी केरल में है। तो ये केरल के जो है ये दो बहुत ही फेमस हैं वन्यजीव विहार, कौन सा, पेरियार वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान और चिनार वन्यजीव विहार, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या है, तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये किरीकिली में अवस्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे, किरीकिली, ये है कहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में एक जगह है चेन्नई, चेन्नई से 46 किलोमीटर दूर यह किरीकिली स्थित है, ठीक है ना, चेन्नई से 86 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। देखिए ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, लेकिन ये जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये मुझे जानना पड़ेगा कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है क्यू, इंग्लैंड में, ठीक है ना। क्यू इंग्लैंड है और इसका जो पूरा नाम है वो है रॉयल बॉटेनिक गार्डन। क्या नाम है, रॉयल बॉटेनिक, रॉयल बॉटेनिक गार्डन, ठीक है ना मित्रों, रॉयल बॉटेनिक गार्डन इसका पूरा नाम है, जो क्यू, क्यू इंग्लैंड का एक शहर है वहाँ पे स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1759 को, ठीक है ना, 1759 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और 2003 में, आपको मैं बता दूं 2003 में यूनेस्को ने इसको क्या किया था, अपने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया, किसको, रॉयल बॉटेनिक गार्डन को, ठीक है ना, जो कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में, और विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 40,000 से ज़्यादा पौधों की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 40,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लार्ज राष्ट्रीय उद्यान है, वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय, चलिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है कि जो कभी समाप्त नहीं होती, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा तो हो ही गया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है ना, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय का स्रोत है। पवन ऊर्जा के बाद हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद हम बात करते हैं पन बिजली, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा क्या होता है, ये जो सूर्य से प्राप्त होता है हमें, उससे हम क्या करते हैं, एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं जो हम बिजली के रूप में प्रयोग करते हैं। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता। जो भी नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं इसमें प्रदूषण नहीं होता। जैसे पवन ऊर्जा में क्या पवन ऊर्जा से हम प्रदूषण प्राप्त करेंगे, नहीं, ज्वारीय ऊर्जा से भी नहीं, पन बिजली से भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम, ठीक है ना, क्या है, यूरेनियम। चलिए हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, जीवाश्म ईंधन उन्हें कहते हैं कि जैसे जो पेड़ पौधे लाखों हजारों सालों से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए हैं उनसे जो प्राप्त होने वाला ईंधन होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन खत्म होने की भी प्रमुखता है, ये खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या प्राकृतिक जो ऊर्जा है ये कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या होता है, खत्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें यूरेनियम क्या होता है, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 9th की। 9th क्या है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसकी पहल है। इसका जो सही आंसर है यूएनओ, ठीक है ना, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, राष्ट्र संघ की ये पहल है। और इसका जो लक्ष्य है वो कब तक है, जो इसका लक्ष्य है 2030 तक है,
ठीक है ना। सतत विकास का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है और किसकी पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और इसमें टोटल कितने गोल हैं, ठीक है ना, कितने लक्ष्य हैं, तो 17 इसके लक्ष्य हैं, 17 गोल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्या है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, ठीक है। संकट, संकट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। जो हमारा ऊर्जा है, ऊर्जा हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा या प्राकृतिक जो ऊर्जा है उससे वो हमारी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है उस क्या होता है, समाप्त हो सकता है। तो यही एक खतरा है, ठीक है ना, जिसमें ऊर्जा का जो संकट है, यही जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया तो समझ लीजिए क्या होगा, तो ऊर्जा जो हमें मिल रही है उसमें एक संकट आ जाएगा। क्योंकि हम जो मैक्सिमम अपनी ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं वो हम किससे करते हैं, जीवाश्म ईंधन से ही अपना जो है फुलफिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा। धारणीय विकास की बात कर रहा है, ठीक है ना, धारणीय विकास। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत, ठीक है ना। क्या है मित्र, जल विद्युत। धारणीय विकास की दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है वो जल विद्युत है, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नवीकरणीय ऊर्जा की बात आ रही है, जब जैसा कि मैंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपका ज्वारीय ऊर्जा, पन बिजली, और उसी में एक और है बायोमास, ठीक है ना। बायोमास भी उसी में आता है नवीकरणीय ऊर्जा में, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ क्या है, जीवाश्म ईंधन, मिट्टी का तेल, जीवाश्म ईंधन, ये सब किससे, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 13 की। 13 क्या है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का स्रोत या मुख्य स्रोत कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तापीय ऊर्जा सही आंसर है। तापीय ऊर्जा हम क्या बोलते हैं, जिसको हम थर्मल पावर, ठीक है ना, थर्मल पावर है, जो कोयले से हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसको हम तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोयले से जो प्राप्त होने वाली, कोयले से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो सबसे प्रमुख पावर प्लांट है उसका नाम है आपका कोरबा, कोरबा पावर प्लांट। क्या नाम है, कोरबा पावर प्लांट, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख पावर प्लांट है, इसको याद रखिएगा जरूर, क्योंकि कोरबा के बारे में हमेशा पूछता है, मिलान वाले में भी पूछ देता है कि कोरबा पावर प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, बिहार में, ऐसे मिलान करने के लिए दे देता है। तो कोरबा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए यह का रहा हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट भी इन्वायरमेंट का आएगा, इसको पूरा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है GS.Educare। मित्रों देखने के लिए धन्यवाद, इसको लाइक शेयर जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए अपना कमेंट जरूर पिन करें, ठीक है। थैंक यू।